है दोस्तों, मैं आकाश, आप सभी का एपी हिस्ट्री क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा संघ की कार्यपालिका। और संघ की कार्यपालिका में हम लोग एक टॉपिक लेंगे राष्ट्रपति। किसके बारे में समझेंगे आज? राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका में देखेंगे कौन कौन आता है और उसमें हम लोग एक टॉपिक लेंगे राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के बारे में समझेंगे। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। हम लोग का टॉपिक क्या है? संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आता है? तो पहला राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद हम लोग देखेंगे महान्यायवादी, और हम देखेंगे फिर लास्ट में मंत्रिमंडल। तो कौन कौन आता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, मंत्रिमंडल। अब इसमें हम लोग एक टॉपिक लेंगे, किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति, फिर इसी क्रम में प्रधानमंत्री, महान्यायवादी और मंत्रिमंडल। सारा चीज आज ही करेंगे हम लोग, ठीक। तो राष्ट्रपति को पहली बार किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसे भारत के राज्यों का प्रमुख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत के राज्यों का प्रमुख। तो भारत के राज्यों का प्रमुख कहा जाता है, प्रमुख, ठीक। दूसरा चीज और क्या कहा जाता है? भारत का प्रथम व्यक्ति होता है राष्ट्रपति। भारत का प्रथम व्यक्ति होता है राष्ट्रपति। तीसरा चीज, भारत की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है राष्ट्रपति। भारत की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। सुदृढ़ता का प्रतीक होता है राष्ट्रपति। किस किस नाम से जानते हैं इसे? तो पूछेगा कि भारत के राज्यों का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत की एकता और अखंडता, सुदृढ़ता का प्रतीक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। दूसरा चीज हम लोग देखते हैं सैन्य बलों का सेनापति होता है, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे कि जब इसका शक्ति क्या है, राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्ति है, तो उसमें हम लोग देखेंगे एक सैन्य शक्ति होती है। तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति क्या है। अब देखिए, ये जो राष्ट्रपति है ना, इसका निर्वाचन कैसे होता है, मतलब चुना कैसे जाता है इसको? तो निर्वाचन कहने का मतलब है कि मत कैसे दिया जाता है। तो गुप्त मत प्रणाली होती है, गुप्तदान मत होता है, गुप्त मतदान होता है। कौन सा मत होता है? तो गुप्त मतदान। गुप्त मतदान होता है। गुप्त मतदान के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो आइए उसको देखते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले कौन कौन होते हैं? पहला चीज कि संसद के दोनों सदन। संसद के दोनों सदन कहने का मेरा मतलब है कि एक लोकसभा हो गया और एक राज्यसभा हो गया। तो लोकसभा और राज्यसभा, ठीक। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है, ये उपाध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष
उपाध्यक्ष। ठीक। राज्यसभा में क्या होता है? तो राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं। सभापति कहने का मतलब है कि हम लोग कह रहे हैं उपराष्ट्रपति को। राज्यसभा का ही सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है ना, तो सभापति और उपसभापति इस समय बहुत चर्चा में चल रहे हैं। और आज ही पेपर में आया था कि भगदड़ सी मच चुकी है कहाँ पे, संसद में। उपसभापति इस समय कौन है? तो क्या बोलते हैं, हरिवंश है, जो आज न्यूज़पेपर में 2-3 दिनों से लगातार आ रहा है। दूसरा चीज कि क्यों इनको हटाया जा रहा है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे क्या बात है। 12 जो एंटी वाले हैं संसद, मतलब विपक्षी दल के, वो इन्हें हटाना चाह रहे, राष्ट्रपति के पास भी गए थे, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो राज्यसभा में सभापति होता है, उपसभापति होता है, लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। तो संसद राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन के भाग लेते हैं, दोनों सदन के सदस्य। एक लोकसभा का भी भाग लेगा और दूसरा राज्यसभा का भी भाग लेगा, लेकिन ये दोनों निर्वाचित सिर्फ लेंगे। कौन रहेंगे? निर्वाचित रहेंगे। तो ये दोनों क्या रहेंगे? निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। ठीक, निर्वाचित सदस्य। यहाँ पे मनोनीत या नामांकित की बात नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य की बात हो रही है। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जब देखेंगे कि हम लोग महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है राष्ट्रपति पर, तो वहाँ पे नामांकित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक, यहाँ पे नामांकित नहीं, सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। दूसरा और कौन भाग लेगा? दूसरा इसमें भाग लेते हैं सब राज्यों के विधानसभा के सदस्य जो निर्वाचित होते हैं। राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कौन भाग लेता है? तो राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और कौन भाग लेता है? जैसे हम लोग देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। तो कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और उसके साथ साथ पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन लेते हैं? सब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब इसके बाद देखिए हम लोग करेंगे राष्ट्रपति की अर्हता क्या होती है। कहाँ गया मिटाने वाला? राष्ट्रपति की अर्हता। ठीक, राष्ट्रपति की अर्हता क्या होती है? तो हम लोग देखेंगे वो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। ठीक, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। तीसरा चीज हम लोग देखेंगे वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। निर्वाचित नहीं होना चाहिए, सिर्फ योग्यता होना चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। निर्वाचित नहीं होना चाहिए, सिर्फ योग्यता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि निर्वाचित ये सदस्य होना चाहिए लोकसभा का, ऐसा नहीं है, सिर्फ योग्यता होनी चाहिए सदस्य बनने की। दूसरा चीज, इसके पास 50 प्रस्तावक प्लस 50 अनुमोदक होने चाहिए। 1997 से पहले जो ये 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हैं, 1997 से पहले ये सिर्फ कितने थे? तो 10-10 थे, सॉरी 20-20 थे। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक थे 1997 से पहले। 1997
97 से पहले 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। और क्या करता है, 15,000 का आरबीआई से शपथ पत्र खरीदता है। शपथ पत्र जो 1997 में से पहले 2500 रुपये होता था और इस समय कितना हो गया, 15,000। जब राष्ट्रपति 1/6 मत नहीं पाएगा, जितना भी मत पड़ा उसका 1/6 नहीं पाएगा, तो इसकी जो जमानत राशि है ना, जिसे हम शपथ पत्र कह रहे हैं, उस जमानत राशि है, जमानत राशि खरीदेगा। और जब 1/6 मत नहीं पाएगा तो जमानत राशि क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। तो ये क्या था, अरहता था। अब देखेंगे इसकी क्या बोलते हो, शपथ। राष्ट्रपति का क्या देखेंगे हम लोग, शपथ। राष्ट्रपति की शपथ क्या कहता है। जब राष्ट्रपति, पहली बात तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश। अगर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश देगा, दिलाएगा। राष्ट्रपति अपने शपथ में क्या कहता है, तो यही कहता है कि मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का निर्वहन करूंगा। श्रद्धापूर्वक क्या करूंगा, राष्ट्रपति पद का निर्वहन करूंगा। इसके साथ साथ और क्या कहता है, मैं भारत की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता को बनाए रखूंगा। क्या कहता है, मैं भारत की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता को बनाए रखूंगा। दूसरा चीज, संविधान की संरक्षण करूंगा, या मतलब संविधान का पालन करूंगा, संविधान का पालन। तीसरा चीज क्या कहता है, मैं भारत की जनता या भारत के लोगों का सेवा करूंगा या सेवा करने के लिए हमेशा निरत रहूंगा। तो भारत के जनता की सेवा करूंगा। ठीक, तो भारत की जनता की सेवा करूंगा। ये राष्ट्रपति का क्या है, शपथ है। अब राष्ट्रपति के पदों की शर्तें क्या है, तो उसको देख लिया जाए। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। पहली चीज, वहां पे अर्हता पे बात हुई है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। दूसरा चीज, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। और इसके साथ ही साथ हम लोग कहेंगे कि लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और क्या कह सकते हैं हम लोग, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ हम लोग कहेंगे कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। सिर्फ निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, वो भी लोकसभा में। किसी भी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, तो सदस्य नहीं होना चाहिए किसी भी सदन का। राष्ट्रपति को और क्या मिलता है, पद जब रहता है राष्ट्रपति तो उसे राष्ट्रपति भवन मिलता है। राष्ट्रपति आवास जिसे हम लोग कहते हैं, तो उसे राष्ट्रपति भवन कहते हैं। जो लुटियंस बनाए थे तो राष्ट्रपति भवन मिलता है, आवास मिलता है। भत्ते एवं विशेषाधिकार दिया जाता है, भत्ते एवं विशेषाधिकार दिया जाता है। संसद द्वारा तय किया जाता है, संचित निधि से दिया जाता है। कितना दिया जाता था, तो 2007 में 50,000 रुपये थे। 2007 में कितने थे, 50,000 थे। 2008 का जब समय आया तो 1.5 लाख हो गया। और वर्तमान में कितना है, तो 5 लाख। 2007 में कितना था, 50,000। 2008 में कितना था, 1.5 लाख या 1.5 लाख। वर्तमान में कितना है, तो 5 लाख। तो ये राष्ट्रपति की क्या है,
पद के लिए शर्तें हैं। क्या है? शर्तें। और जब राष्ट्रपति अपने पद पर रहेगा तो इन सभी चीजों पे कटौती नहीं होगी, कोई भी कटौती नहीं होगा। क्या होगा? कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। कोई दिक्कत? और शपथ के बाद हम लोग, और सॉरी पदावधि के बाद हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया क्या है, पद रिक्तता क्या है, त्याग पत्र क्या है। तो उस चीजों को हम लोग देखें, इसको मिटाते हैं। राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति की पदावधि क्या होती है? पदावधि। पदावधि आप सभी को पता है कि 5 वर्ष तक होता है। इसके साथ ही साथ जितना बार मन करे उतना बार कोई एक व्यक्ति भारत में राष्ट्रपति बन सकता है। तो कितना बार बन सकता है? कितना बार चुना जा सकता है? कितना बार चुना जा सकता है। लेकिन ये स्थिति जब अमेरिका में हम लोग देखेंगे, जब वो हम लोग पढ़ेंगे क्या बोलते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वहां पे देखेंगे अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका में सिर्फ एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। क्या बार बन सकता है? 2 बार ही बन सकता है। दूसरी चीज, कितना बार चुना जा सकता है? कितना बार चुना तो जा सकता है, लेकिन कितना बार चुना जा सकता है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे पदावधि के बाद ये अपना त्याग पत्र भी दे सकता है। जब मन करे त्याग पत्र दे सकता है। त्याग पत्र देता किसे? तो क्या बोलते हैं उपराष्ट्रपति को। किसे देता है? उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसकी महाभियोग प्रक्रिया क्या है। क्या देखेंगे? महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाएगा? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसे लगाई जाएगी? तो संविधान का उल्लंघन करने पर। संविधान का उल्लंघन करने पर। संविधान का उल्लंघन करने का मतलब है कि जब संविधान का उल्लंघन होगा तो राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी पारित करके हटाया जा सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पे संसद के किसी भी सदन में हटाने का मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों में किसी में भी महाभियोग प्रक्रिया चलाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लेकिन जब इसमें सपोज करिए किसी एक में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी एक में जब महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो तो 1/4 व्यक्तियों का इस पे हस्ताक्षर चाहिए। जब ये हस्ताक्षर जाएगा 1/4 व्यक्ति इस पे, राज्यसभा में सपोज करिए 1/4 व्यक्ति हस्ताक्षर कर दिए तो ये यहाँ पे जाएगा लोकसभा में, या लोकसभा के लोग पारित किए तो फिर राज्यसभा में आएगा। तो लोकसभा में जाएगा तो यहाँ से 1/3 लोग हस्ताक्षर करेंगे, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगेगी और वहां से इसको हटाया जाएगा। फिर भी इसके साथ ही साथ हम लोग ये भी कहेंगे कि राष्ट्रपति पर जब महाभियोग प्रक्रिया शुरू होने वाली रहती है तो उसे 14 दिन पहले सूचित किया जाता है। किसको? राष्ट्रपति को। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले सूचित किया जाता है। अब देखिए संविधान के उल्लंघन करने पे लगाया कौन? राज्यसभा, लोकसभा, कोई भी लगा दिया। अब सब राष्ट्रपति की जब महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी तो उसमें कौन कौन भाग ले सकता है? हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और इसके साथ ही साथ राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसमें कौन कौन भाग लेता है? इसको आइए देख लीजिए। तो इसमें कौन कौन भाग लेगा? जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिए हैं वो भी लेंगे। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि संसद के वे सदस्य भी भाग लेंगे जो नामांकित हैं। तो नामांकित सदस्य भी भाग लेंगे, संसद के नामांकित सदस्य भाग लेंगे। ठीक। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन गजब का शानदार बनता है
यहाँ पे तो हम लोग देख लिए कि संसद के नामांकित सदस्य भाग भी लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति पे महाभियोग की जब प्रक्रिया चलाई जा रही है तो उसमें कौन भाग नहीं लेता है। तो जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जब मतदान की प्रक्रिया शुरू होती है, तो उसमें हम लोग देखा कि राज्यों के विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्यों ने भाग लिया था किसमें, चुनाव प्रक्रिया में, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में वही नहीं लेते। तो क्वेश्चन बहुत आसान, बहुत कंफ्यूज वाला क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में कौन भाग नहीं लेता है। तो राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और इसके साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो हम लोग देखा कि चुनाव में तो भाग लिए थे, लेकिन यहाँ पे वो भाग नहीं लेंगे। ये सब चुनाव में भाग नहीं लिए थे, लेकिन यहाँ पर भाग ले रहे हैं। तो ये महाभियोग प्रक्रिया हुई। इसके बाद हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति की पद रिक्तता। पद रिक्तता, पद रिक्तता क्या है? तो 5 वर्ष पूर्ण हो जाएगा तो हट सकता है। दूसरा चीज, महाभियोग हम लोग देखें कि महाभियोग के द्वारा हट सकता है। महाभियोग के साथ साथ हम लोग देखेंगे त्यागपत्र के द्वारा हट सकता है। त्यागपत्र के साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि त्यागपत्र के साथ हम लोग देखेंगे कि मतलब राष्ट्रपति निर्वाचन होने की योग्यता न हो उसके पास, इसलिए तो योग्यता न होने के कारण भी हटाया जाता है, न होने के कारण भी हटाया जाता है। इसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि अवैध निर्वाचन के कारण भी हटाया जाता है। तो अवैध निर्वाचन के कारण भी हटाया जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा? महाभियोग, पदावधि देखा, महाभियोग देखा और पद रिक्तता देखा। पद रिक्तता समझ में आई होगी, 5 वर्ष पूर्ण हो जाएगा तो अपने आप हट जाएगा। महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, जो हम लोगों ने समझा। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देकर हट सकता है अपने स्वेच्छा से। योग्यता न होने के कारण भी हट सकता है। योग्यता न होने का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 35 वर्ष की उम्र न पूरा किया हो, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य बनने की योग्यता न रखता हो, ये सब चीजें होगी। अवैध निर्वाचन मतलब निर्वाचन अवैध हो, इस चीज को समझ रहे होंगे आप। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं, और ये शक्ति को देखते राष्ट्रपति की। क्या देखेंगे? राष्ट्रपति की शक्ति। शक्ति क्या है? राष्ट्रपति की शक्ति कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी के बाद हम लोग देखेंगे विधायी शक्ति, विधायी शक्ति। विधायी के साथ साथ हम लोग देखेंगे वित्तीय शक्ति। वित्तीय के साथ साथ हम लोग देखेंगे न्यायिक। न्यायिक के साथ साथ हम लोग देखेंगे, न्यायिक के साथ साथ क्या देखेंगे? तो कूटनीतिक। कूटनीतिक, कूटनीतिक के साथ साथ हम लोग क्या देखेंगे? तो सैन्य। और सैन्य के साथ साथ हम लोग लास्ट देखेंगे आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति, ठीक। कार्यकारी शक्ति में वही होता है जो होना होता है। कार्यकारी शक्ति में जैसे हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यूपीएससी जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। मान्यवादी की नियुक्ति करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। तो क्या है? कार्यकारी शक्ति। विधायी शक्ति में हम लोग बात करेंगे तो संसद को कभी भी भंग कर सकता है। तो इसमें क्या है? ऐसा नहीं कि कभी भी भंग सकता है, जब उसका सत्रावसान नहीं चलेगा तभी भंग होगा। तो ये कौन सा है? विधायी शक्ति। वित्तीय शक्ति का मतलब वित्त से ही समझ में आ जा रहा है कि पूंजी की बात की जा रही है, तो वित्तीय शक्ति से संबंधित हो गया। न्यायिक शक्ति की बात हम लोग करेंगे तो न्याय के बारे में, जैसे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, क्यों करता है? न्याय के लिए करता है, तो इसलिए न्यायिक शक्ति होगी। कूटनीतिक शक्ति भी उसी स्थिति में हम लोग देखेंगे। सैन्य शक्ति क्या है? तो सैन्य शक्ति, कूटनीतिक का मतलब कुट से ही समझ में आ जाना चाहिए। सैन्य शक्ति का मतलब यह है कि जैसे हम लोग के सैन्य पास कितने हैं? 3 हैं। एक वायु, जल सेनापति, वायु सेनापति, और एक है वायु जल थल। तो तीनों का प्रमुख होता है, सेनापति होता है कौन? ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार, कौन होता है? तो राष्ट्रपति।
इन तीनों का जो प्रमुख होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। युद्ध के समय इन सबों को छूट कौन देता है? राष्ट्रपति। किसके सहमति पे? तो संसद से पूछकर। आपातकालीन शक्ति में हम लोग देखेंगे कि आपातकाल की जो स्थिति आती है अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन जो आता है हम लोग देखते हैं 356, और महाभियोग की प्रक्रिया हम लोग देखेंगे 361। महाभियोग नहीं, पहला आपातकालीन हम लोग देखे अनुच्छेद 352, आपातकालीन किसमें? अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन 356, और वित्तीय आपातकाल जो 360 में। तो ये आपातकालीन शक्ति। इसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो आर्टिकल है 123। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है किस आर्टिकल या अनुच्छेद के तहत? तो 123। क्या होता है कि जब संसद का सत्र न चल रहा हो संसद का, तो उसमें सत्रावसान कर देता है। सत्रावसान का हम लोग देखेंगे 85 आर्टिकल। संसद का सत्रावसान किस आर्टिकल में? तो 85 जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे। तो सत्र न चल रहा हो तो उसमें अध्यादेश जारी कर सकता है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति के बारे में और कुछ है, जैसे हम लोग कह सकते हैं राष्ट्रपति जब वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। वीटो शक्ति क्या होता है? तो हम लोग देखते हैं कि अत्यंतिक वीटो होता है। एक हम लोग देखेंगे कि क्या बोलते हैं विशेषित वीटो होता है, और एक हम लोग वीटो देखेंगे जिसको निलंबनकारी वीटो कहते हैं, और एक वीटो देखेंगे कि पैकेट वीटो क्या होता है। तो 4 वीटो शक्ति होती है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। पैकेट वीटो का प्रयोग करने वाले 1986 में ज्ञानी जैल सिंह थी। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति रही हैं, उन्होंने इसका प्रयोग किया। तो आइए वीटो शक्ति देखते हैं। शक्तियां तो पता चल गया होगा। अब वीटो शक्ति का प्रयोग क्यों करता है? तो जब संसद कोई भी नियम बनाएगा तो उसको राष्ट्रपति के पास भेजेगा, तभी तो स्वीकृति मिलेगी भाई। राष्ट्रपति के पास भेजता है, राष्ट्रपति अपना उस पर स्वीकृति तुरंत दे सकता है। स्वीकृति पहला काम यही है कि कोई भी नियम आ रहा है राष्ट्रपति के पास तो उस पर स्वीकृति दे दिया तुरंत। कोई भी विधेयक है, मान लो विधेयक है, और विधेयक संसद से पास होके राष्ट्रपति के पास जा रहा है। जब कोई भी संसद विधेयक बनाता है, जब राष्ट्रपति के पास सहमति मिल जाती है तभी तो नियम बनता है, कानून बनता है। तो विधेयक राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति के पास इसमें 3 कार्य कर सकता है। एक तो है कि स्वीकृति तुरंत दे दे, या स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। तीसरा चीज क्या कर सकता है? अगर विधेयक धन विधेयक नहीं है तो उसको पुनर्विचार के लिए संसद के पास तुरंत भेज सकता है। पुनर्विचार, अगर विधेयक धन विधेयक नहीं है तो उसको पुनर्विचार के लिए संसद के पास वापस भेज सकता है। अगर धन विधेयक है तो उसको नहीं ऐसा कर सकता। तो इन्हीं सभी चीजों के लिए वो राष्ट्रपति जो होता है वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। वीटो शक्ति मैंने बताया कौन कौन सा वीटो है? अत्यंतिक वीटो, अत्यंतिक वीटो के बाद विशेषित वीटो, अत्यंतिक वीटो, विशेषित वीटो, निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो, और एक है पैकेट वीटो, पैकेट वीटो। ठीक, अत्यंतिक वीटो क्या होता है? तो अत्यंतिक वीटो विधायिका द्वारा पास विधेयक पे स्वीकृति मिलना अत्यंतिक वीटो। विधायिका द्वारा पास विधेयक को स्वीकृति करना अत्यंतिक वीटो हो गया। विशेषित वीटो क्या है? तो विशेषित वीटो वही है कि विधायिका द्वारा पास हो गया लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ उसको निरस्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? पूर्ण बहुमत के साथ। ये तो हम लोग देखें कि विधायिका द्वारा पास विधेयक को स्वीकृति मिल गई। यहाँ पे हम लोग देखेंगे विशेषित वीटो क्या है? तो विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर पूर्ण बहुमत से निरस्त कर दिया गया। निलंबनकारी क्या है? विधायिका द्वारा पारित विधेयक को साधारण बहुमत से निरस्त करना। पैकेट वीटो का प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति हैं ज्ञानी जैल सिंह, जो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, कब प्रयोग किए थे इसको? 1986 में। कौन किया था? जैल सिंह। जैल सिंह कहने का मतलब है ज्ञानी जैल सिंह। तो ये क्या था? वीटो शक्ति है। इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति के पास
क्षमा करने, क्षमादान वाला जो हम लोग पार्ट पढ़ेंगे जब आर्टिकल 72 है तो उसमें क्षमादान की बात की गई है। क्षमादान, राष्ट्रपति कैसे कैसे बातों को क्षमादान करता है, तो पहला देखते हैं कि क्षमा करता है, क्षमा। दूसरा हम लोग देखते हैं कि क्षमा करता है, फिर लघुकरण, लघुकरण करता है, फिर परिहार, फिर परिहार के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि विराम, और विराम के साथ साथ हम लोग देखेंगे प्रविलंबन, प्रविलंबन। जब राष्ट्रपति किसी को क्षमा करता है, ये तो पता है ना कि मृत्युदंड को सिर्फ भारत का राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकता है। तो कैसे करता है, जब क्षमा करेगा किसी व्यक्ति को तो उसमें जो बंदी और बंदीकरण जो होता है, मतलब ना अवधि और बंदीकरण मतलब जो होता है, दंड और बंदीकरण जिसे हम कह सकते हैं, दोनों माफ कर दिया जाता है। दंड प्लस बंदीकरण क्या कर दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है। लघुकरण में ये होता है कि जैसे जो हम लोग बता सकते हैं कि जैसे हम लोग जो गलत काम किए हैं, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि दंड के स्वरूप को कम कर देता है। क्या करता है, दंड के स्वरूप को कम करता है। परिहार में क्या करता है, दंड के स्वरूप में नहीं परिवर्तन करता है बल्कि अवधि में करता है। किसमें करता है, यहाँ पे दंड और बंदीकरण दोनों माफ, यहाँ पे दंड के स्वरूप में, यहाँ पे अवधि परिहार में। और विराम में हम लोग कहते हैं कि मतलब मृत्युदंड पे रोक लगा देता है, मतलब रोक नहीं कह सकते हम लोग, कह सकते हैं कि अवधि में कम कर सकता है। यहाँ पे भी अवधि कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, अवधि कम कर सकता है। प्रविलंबन में क्या होता है कि रोक देता है, स्थगित कर सकता है, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि मृत्युदंड को रोक देता है। तो क्या है, क्षमादान करने की प्रक्रिया है राष्ट्रपति की। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत के जो पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद फिर 2 बार राष्ट्रपति बने, एक तो 1952 में बने, फिर 1957 में। तो पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन के बाद बीबी गिरी बने। बीबी गिरी उनके समय डबल चक्र की गणना हुई थी मतों की। और बीबी गिरी के बाद हम लोग देखेंगे कि फखरुद्दीन अली अहमद के बाद बने, क्या बोलते हैं, नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध बनने वाले थे। फिर नीलम संजीव रेड्डी के बाद ज्ञानी जैल सिंह के बाद आर वेंकटरमन के बाद शंकर दयाल शर्मा, फिर के.आर. नारायण, फिर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, और फिर प्रणब मुखर्जी, और इस समय रामनाथ कोविंद है। तो ये हम लोग के टॉपिक था राष्ट्रपति से संबंधित हम लोग बातों को समझे। अब राष्ट्रपति का आर्टिकल है, जैसे हम लोग 52 कह सकते हैं, तो 52 हम लोग क्या कहते हैं, भारत में राष्ट्रपति। 53 हम लोग कहते हैं कि भारत की कार्यपालिका, राष्ट्रपति की कार्यपालिका। 54 को हम लोग क्या कहते हैं, तो कहते हैं यही है कि राष्ट्रपति का चुनाव। 55 हम लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके। तो ये सब ऐसे ही चलता रहेगा 72 अनुच्छेद तक। फिर 85 में सत्रावसान है। फिर क्या बोलते हैं 143 आर्टिकल ये कहता है, 143 क्या कहता है कि राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति क्या कहता है 143, तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है लेकिन उस पर बाध्यकारी नहीं होगा। 78 भारत का अनुच्छेद 78 क्या कहता है, तो भारत का प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को सभी सूचनाओं की जानकारी दे। इसी स्थिति में हम लोग देखते हैं कि 74 में मंत्रिपरिषद से सलाह लेने की इसके पास है क्षमता, मतलब इसके पास वो है, शक्ति है राष्ट्रपति के पास। किससे, तो क्या बोलते हैं अनुच्छेद 74 से मंत्रिपरिषद से सलाह ले सकता है। 75 में मंत्रिपरिषदों की नियुक्ति करता है। 76 में महान्यायवादी है। 57 में कार्यकाल है उसका। ये सब चीज़ें 62 में हम देखते हैं कि जब राष्ट्रपति का उपचुनाव होता है तो उसके लिए जानकारी दी जाती है। तो ये सब चीज़ें आर्टिकल से, तो आर्टिकल एक तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन है जो हर बुकों में लिखा हुआ। तो यहाँ पर मुख्य लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी हम 15-20 आर्टिकल बोल दिए, 2-4 ही ऐसा आर्टिकल होगा जो नहीं बोले होंगे, तो उसको आप देख लीजिएगा बुक में, किसी भी बुक में होगा। दोस्तों हम लोग का क्या रहा, राष्ट्रपति के बाद हम लोग का अगला टॉपिक क्या होगा, उपराष्ट्रपति। लेकिन उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, लेकिन उसी समय ठीक है, चलिए मिलेंगे उपराष्ट्रपति वाले टॉपिक में। फिर उसके बाद राष्ट्रपति से थोड़ा सा पहले जब हम आएंगे तो वहाँ पे मूल कर्तव्य देखेंगे कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, कौन सा देश से लिया गया। तो रूस से लिया गया है, सबको पता है। मूल कर्तव्य कितने हैं, तो 11 मूल कर्तव्य हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे एक अलग वीडियो में। मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि इसको उपराष्ट्रपति के साथ ही देखा जाए। उपराष्ट्रपति वैसे भी राष्ट्रपति जब समझ लिए तो उपराष्ट्रपति अपने आप समझ जाएंगे। तो उपराष्ट्रपति और क्या बोलते हैं मूल कर्तव्य, दोनों को देखा जाएगा कि 42वां संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति सिर्फ 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की बात की। फिर 1986 में 2002 में 87वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें वेंकटचेलिया की अध्यक्षता में एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो क्या था कि 6 से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए उनके माता पिता और अभिभावक
शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि पहला मूल कर्तव्य क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है, तीसरा। तो उपराष्ट्रपति और मूल कर्तव्य हम लोग साथ में करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।